दुनिया में 2 तरह के लोग जी रहे हैं। एक वो हैं जिनको लगता है कि वो ठीक-ठाक काम कर रहे हैं और उनके जीवन में जो भी मिल रहा है वो ठीक-ठाक है, ओके है, अच्छा है, संतोषजनक है, सैटिस्फाइंग है, सैटिस्फैक्टरी है, अगर प्रेज़वर्दी नहीं है तो। और वहीं दूसरी तरह के लोग भी अपनी एक ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पर कि उनको लगता है कि उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और शायद उनमें से किसी-किसी को इस बात का ख़्याल आता है कि उनके साथ सब कुछ या कुछ-कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इससे भी ज़्यादा जो एक डोमिनेंट फैक्ट है, वो क्या है कि उनको जो करना चाहिए वो ठीक-ठीक नहीं कर रहे हैं। जीवन में आलस्य है, शिथिलता है और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि फ़ोकस का अभाव है। तो स्वाभाविक है कि जब आप जीवन में जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिले तो आपको कैसे अच्छा लगेगा। और कोई अगर आपको बता देता है कि आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आपको उसको धन्यवाद देना चाहिए या फिर उससे गुस्सा होना चाहिए? तो मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर किसी भी व्यक्ति को जगाने का काम करते हैं और वो आपसे नाराज़ हो जाता है, तो उसकी नींद बहुत अधिक गहरी है। वो आपको धन्यवाद नहीं देगा। और अगर कोई और व्यक्ति आकर के आपको जगा देता है और वो आपके तरीके से आपको नहीं जगाएगा, आपको लोरी सुना करके, गाने सुना करके, म्यूज़िक बजा करके तो नहीं जगाएगा। तो आप उसको अगर धन्यवाद देते हैं तो आप पहले से ही जगे हुए थे। और अगर आप गुस्सा हो जाते हैं तो आपकी नींद हल्की थी, अभी टूट गई और अब आप फिर उसको फिर से धन्यवाद दे रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि पहले थोड़ा गुस्सा हो गया, फिर बाद में अफ़सोस हो गया, फिर आप उसको धन्यवाद दे रहे हैं, तो यही मेरा भी कहना है कि प्रकृति जीवन में न्याय नहीं करती है। प्रकृति जीवन में पक्षपात करती है। आप एक ही सिम की कली से, फली से 4-5 दाने निकाल लीजिए, उनको रोप दीजिए, एक ही टाइम में रोपिए। एक ही जैसे मिट्टी में, एक ही जैसे वातावरण में धूप, पानी, खाद सब कुछ एक साथ दीजिए, ठीक है? लेकिन फिर भी वो पाँचों एक जैसा नहीं बढ़ेंगे, उनमें से कोई 1 या 2 की बढ़वार तेज़ होगी, वो फल ज़्यादा देंगे। और एक माँ ही क्या अपने दोनों बेटों को बराबर प्यार दे पाती है, या एक बेटा, एक बेटी है, दोनों को बराबर प्यार दे पाती है क्या? किसी को सपोर्ट ज़्यादा मिलता है, किसी को कम। और इसका कारण नेचुरल सिलेक्शन है। किसी को अच्छी जीन्स मिल जाती हैं, डीएनए, आरएनए मिल जाता है, तो वो अपने पेरेंट्स का ज़्यादा प्यार, ज़्यादा सपोर्ट अट्रैक्ट करता है। तो प्रकृति खुद पक्षपात कर रही है, तो इस कंडीशन में हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते ना कि हम सोए हुए हैं, खाई में गिरने जा रहे हैं और कोई आकर के हमको जगा रहा है ताकि हम खाई में नहीं गिरें। तो जगाने का काम भी प्रकृति कर रही है, ब्रह्मांड कर रहा है, यूनिवर्स कर रहा है, चेतना कर रही है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कर रही है, परमात्मा कर रहे हैं। तो हमारे तरीके से तो नहीं जगाएँगे ना, लोरी सुना करके, म्यूज़िक बजा करके। तरीका कठोर हो सकता है, तरीका अनटोवार्ड हो सकता है। लेकिन अगर हमारी नींद गहरी नहीं थी तो हम वहाँ पर थैंक यू बोलेंगे। हम सब यहाँ पर जीवन में कुछ न कुछ क्रिएट करने के लिए आए हैं। हम सब यहाँ पर इस जीवन में कुछ न कुछ बदलाव करने के लिए आए हैं। और ये जो बदलाव है, ये तब तक पॉसिबल नहीं है बाहर में जब तक वो बदलाव हमारे अपने अंदर में पहले नहीं आ जाए। हम अगर अपने अंदर में उस बदलाव को पॉसिबल कर लेते हैं पहले, तो बाहर की दुनिया में भी वो बदलाव पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि बाहर की जो रियलिटी है वो अंदर के रियलिटी के साथ रेसिप्रोकेट करती है। इसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन या रेजोनेंस कहते हैं। अगर आपके अंदर में
आज़ादी है, तो बाहर में आपको आज़ादी मिलेगी अगर आपके अंदर में संपन्नता है, उदारता है, आप पैसे खर्च करने से नहीं डरते हैं, तो पैसा भी आपके पास आने से नहीं डरेगा। आप जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि उसको जो काम करने चाहिए वो नहीं कर रहा है, जब यही नहीं पता है तो फिर ये कहाँ से सोचेगा कि क्यों नहीं कर रहा है। पहले तो यही नहीं पता है कि नहीं कर रहा है। एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, एक इंसान को अपने आप को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए, मसलन शायद स्पष्ट भाषा में कहूँ, बहुत ही ग्राउंड लेवल पे कहूँ आकर के, हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, और उन चीज़ों को नहीं करना चाहिए जो उसको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उस वर्क से। लक्ष्य की बात तो फिर भी आगे की है, गोल की बात, एम की बात, टारगेट की बात तो फिर भी आगे की है। पहले तो वर्क करना होता है। लोग बेसिक वर्क भी नहीं कर पाते हैं, बेसिक डिसिप्लिन भी नहीं होती है ज़िंदगी में, और बात करते हैं लक्ष्य की, गोल्स की, तो बड़ा आश्चर्य होता है देख करके, सुन करके, कि लोग किस रियलिटी में जी रहे हैं, और इस रियलिटी को उन्होंने एक नाम भी दे रखा है। कारण ये है कि उपनिषद कहते हैं कि चेतना की 4 अवस्थाएं हैं, उसमें से एक सुषुप्ति की अवस्था भी है, एक स्वप्न की अवस्था भी है। लोग ना या तो सोए हुए हैं या स्वप्न में चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा यथार्थता के प्रति कोई भी जागृत नहीं है। जागृत होना आसान नहीं है, और जागृत से ऊपर जो अति जागृति है, सुपर अवेकनिंग, हाइपर अवेकनिंग, वहाँ तक तो कोई पहुँचा ही नहीं है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ध्यान के द्वारा हमारी जागृति होती है। अगर आप पहले से ही ध्यान करते हो, अगर आप पहले से यम नियम का पालन करते हो, तितिक्षा, कष्ट सहन, उपवास, तो आप पहले से ही उन उपायों को कर रहे हो जिनके द्वारा कि आपकी जागृति होगी। आप सो नहीं पाओगे, उपवास करोगे, फास्टिंग करोगे, भूख लगेगी तो नींद नहीं आएगी, चेतना कहाँ से सोएगी। कष्ट सहन करोगे, यम नियम, झूठ नहीं बोलोगे चाहे जो भी हो जाए, लालच नहीं करोगे, किसी को धोखा नहीं दोगे, जीवन एकदम सादा हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा दुख भी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गए, डाइल्यूट हो गए। अब यूनिवर्स आपको आपके कर्मा के ग्लास से जज नहीं कर रहा है। इसके पहले जब आप डिजायर, विश और फुलफिलिंग के संसार में जी रहे थे, बड़े बड़े लोग सिर्फ डिजायर, विश और फुलफिलिंग की दुनिया में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उनको लगातार इस बात का एहसास है कि उनके अंदर में किसी चीज़ की कमी है, और जिस चीज़ की भी कमी है उस चीज़ को पूरा करने के लिए बाहर में भी एक सपोर्ट चाहिए, और बाहर में सपोर्ट को पूरा करने के लिए और ज़्यादा साधन या रिसोर्सेस या मनी चाहिए। धीरे धीरे मनी ही मुख्य साधन बन जाता है, और जिस चीज़ के लिए मनी को कमाने की बात की गई थी वो चीज़ ही राडार से हट जाती है, विस्मृत हो जाती है, लेट गो हो जाती है, फॉरगेट हो जाती है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग किसी न किसी चीज़ को पाने की ही बात कर रहे हैं। उनमें से एकाध वीर लोग हैं, एकाध लाख नहीं, एकाध करोड़ में कोई शायद, या एकाध सदी में कोई एक। कहने को तो हज़ारों लोग कह देंगे कि मैं कुछ नहीं चाहता दरअसल में, तो फिर इस बात को भी कहने की ज़रूरत नहीं थी कि जब आप कुछ चाहते नहीं तो ये फिर क्यों कह रहे हो? इसका कोई उद्देश्य है कि नहीं, या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है? एक लड़का था, वो किसी पार्क में जा कर के फ्लावर्स की वीडियोज़ बना रहा था। तो वहाँ कुछ लड़कियाँ खड़ी थी, तो वो अनईज़ी हो गई, और वो कोई बहुत मॉडर्न हाई सोसाइटी मेट्रोपोलिस सिटी नहीं थी, छोटा-सा कस्बा था। तो उस लड़की को उन लड़कियों को दिक्कत हो गई, तो उन्होंने अपने ब्रदर को बुलाया, और उस ब्रदर ने आकर के उस लड़के को कहा कि मतलब जो कहना था, जो करना था वो किया। वो लड़का लगातार ये कहता रहा कि मैं तो फ्लावर्स की वीडियो बना रहा था, मैं तो इन लड़कियों की तरफ देख भी नहीं रहा था।
तो उसको अपने कर्मा के बाई प्रोडक्ट का पता नहीं था, साइड इफ़ेक्ट का पता नहीं था। वैसे ही एक दूसरी महिला थी जो अपने पड़ोस में किसी व्यक्ति को टारगेट करके ज़ोर-ज़ोर से धमकी दे रही थी, गाली दे रही थी, नाम नहीं ले रही थी। तो वहाँ पर खड़े एक तीसरे पर्सन को ऐतराज़ हो गया, उसने ऑब्जेक्शन कर दिया कि लग तो ऐसा ही रहा था जैसे कि धमकी तुम मुझे दे रही हो। फिर विवाद उन दोनों के बीच में हो गया। देखिए, उस महिला को भी अपने कर्मा के साइड इफ़ेक्ट का पता नहीं था, बाई प्रोडक्ट का पता नहीं था। वैसे ही जब हम इस जीवन में कुछ ख्वाहिशें बाँधते हैं, कुछ लक्ष्य बाँधते हैं कि मुझे करोड़ या अरब कमाने हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इस दौरान कुछ हमारे साइड इफ़ेक्ट्स भी तो पैदा होते हैं। कोई भी चीज़ केवल डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट तो पैदा नहीं करती है। कोई भी बोला गया स्टेटमेंट केवल डिज़ायर्ड रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो क्रिएट नहीं करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है। वैसे ही ज़्यादातर लोग उस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर कि कुछ पाना है बस, और पा करके बड़ा महसूस करना और शायद लोगों को दिखाना भी है। ज़िंदगी प्रकृति का तरीका ये है कि पहले ये आपको अभाव का अनुभव करवाती है, वेदना का अनुभव करवाती है, फिर पूरा जीवन प्रतिक्रिया बन जाता है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी पैदा हुए जो बचपन में और जवानी तक भी कुछ नहीं चाहते थे, सिंपल थे, बहुत सिंपल थिंकिंग थी, धन वगैरह के पीछे नहीं थे, लालच नहीं था। फिर उसके बाद ज़िंदगी की मार पड़ी, पैसे की कमी का अनुभव करवाया गया, उनके रिलेटिव्स ने उनका अपमान किया, नौकरी कर नहीं पाए, फिर नौकरी मिली नहीं, नौकरी मिली तो छूटी। तब उनके अंदर में ये गांठ बन गई कि पैसा तो मुझे कमाना है और शायद अंदर में कमा करके दिखाना है, ये भी आ गया। तो आपने देखा कि उसका जीवन प्रतिक्रिया है, अपना कोई भी डिसीजन नहीं है। अगर अपना विल पावर दृढ़ होता तो क्या फ़र्क पड़ता, ज़िंदगी चाहे जैसे भी ट्रीट करे। तो ज़्यादातर लोगों की जो नींद है, चाहे वो अच्छाई वाली नींद हो या बुराई वाली नींद है, जैसे एक व्यक्ति बुराई कर रहा है, दिन रात दूसरों की शिकायत कर रहा है, बदनाम कर रहा है, उनको तबाह कर रहा है, उनके परिवार में पति-पत्नी के बीच में खलल डाल रहा है, भाई-भाई के बीच में खलल डाल रहा है, माँ-बेटे, बाप-बेटे के बीच में नेगेटिविटी कर रहा है, क्रिएट कर रहा है ताकि ये परिवार उजड़ जाए किसी तरह से। वो भी व्यक्ति नींद में है और एक व्यक्ति इस चीज़ को लेकर के नींद में है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगा, मैं सबकी भलाई करूँगा। तो अगर अब ये व्यक्ति अगर जागृत होता तो इसकी कोई बुराई करता तब भी अपना स्टैंस नहीं बदलता, अपने स्टेक को चेंज नहीं करता। लेकिन चूँकि ये सो करके ये संकल्प कर रहा था, इसीलिए जब इसको किसी ने आघात किया, वेदना पहुँचाई, अपमानित किया, तो ये बिफर करके साँप बन गया। और साँप जितना खतरनाक नहीं होता, उससे ज़्यादा खतरनाक अब ये इंसान बन गया। परिस्थिति ने बना दिया, ये प्रकृति का तरीका है। प्रकृति कोई म्यूज़िक बजा करके तो आपको जगाने नहीं आएगी। और चूँकि जो लोग बड़े-बड़े आघातों से, बड़ी-बड़ी वेदनाओं से चौंक गए हैं, सजग हो गए हैं कि ये वेदना तो आती रहती है और मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ तो खिड़की से आ जाती है, आज रुकूँ तो कल आ जाती है। कर्म का फल है, मतलब या प्रकृति का आघात है, लेसन है, आ जाता है बस। तो इस स्थिति में वे उन वेदनाओं को खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुद ही ऐसी रूटीन कर लेते हैं, योगियों की रूटीन, मॉन्क्स की रूटीन, जैसे सादा खाना खाना, मसालेदार नहीं खाना, भरपेट नहीं खाना, सूखी रोटी खाना, ताकि स्वाद खत्म हो जाए जीवन से। इंद्रियों का सुख नहीं लेते हैं हम लोग, अपनी इंद्रियों को सुख के देने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अच्छी नींद, अच्छा आराम, अच्छे स्पर्श का सुख, दिन रात मीडिया, सोशल मीडिया, सिनेमा, रील्स, अच्छा म्यूजिक, अच्छा टेस्टी फूड, जीवन में हर तरह से अच्छा आराम, अच्छी गाड़ी, रहने के लिए अच्छा घर, फिर भी तृप्ति नहीं है, फिर भी ठहराव नहीं कि हाँ अब बहुत हो गया। कभी नहीं, ख़त्म ही नहीं होता है जीवन में, चलता ही चला जाता है। तो योगी लोग क्या करते हैं कि वो छोड़ देते हैं, तो जीवन में असुविधा हो जाएगी तो व्यक्ति को जागृत होना ही पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन से बहुत दूर जा रहे थे, मान लीजिए आप कलकत्ता से जम्मू कश्मीर जा रहे थे ट्रेन में बैठ करके,
और वहाँ आकर के आपकी बोगी से टीटी ने आपको उठा दिया। आप देख रहे हैं ट्रेन भरी हुई है, किसी कारण से आपको उठ जाना पड़ा। अब आप खड़े हो गए, अब तो आप सो नहीं पाओगे ना। वही बात होती है कि अगर आप अपने जीवन में थोड़ी असुविधा सी स्थिति क्रिएट कर लेते हो तो प्रकृति फिर आघात नहीं देती है। लेकिन हम नींद का उपाय करें, जागृति का उपाय नहीं करें, और जब कोई हमें जगाता है तो बड़ा आश्चर्य होता है, हम लोग उसे पागल समझने लगते हैं। तो सच्चाई क्या है कि जीवन में जो दो तरह के लोग हैं, जहाँ पर से कि एक व्यक्ति को ये दिखाई पड़ता है कि हाँ मेरा जीवन सेटिस्फैक्टरी है, सारी चीज़ें सही हैं, सारी चीज़ें मुझे जो करनी चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, और मुझे जो भी मिल रहा है वो भी ओके है, पर्याप्त है, सेटिस्फैक्टरी है। अगर बहुत प्रेज़वर्दी नहीं, बहुत एक्सीलेंट नहीं है, बहुत फैंटास्टिक नहीं है, बहुत ब्रिलियंट नहीं है, तो भी कम से कम संतोषजनक तो है ही। और वहीं पर हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिल जाएंगे जिनके जीवन में वो सब है ही नहीं, बहुत अशांत हैं, लेकिन उनकी चेतना में इस बात के प्रति अवेयरनेस है ही नहीं कि उनको जो करना चाहिए, अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर लो भाई, बात सिंपल है, मेहनत कर लो, जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। वो कर ही नहीं रहे हैं। नहीं करने के भी बहुत सारे कारण हैं। कुछ एक कारण मैं आपको गिना सकता हूँ। पहली तो बात है कि उनके अंदर में एनर्जी है ही नहीं, स्ट्रेंथ नहीं है, फोकस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। आपको पता है बहुत सारे लोगों के जीवन में गोल ही नहीं है कि मुझे ये करना है, ये पाना है। ये गोल बहुत ही एजुकेशन के द्वारा आती है, अच्छी एजुकेशन, पेरेंटल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन। मैं देखता हूँ मेरे गांव में कुछ ऐसे बच्चे हैं, बल्कि ज़्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो कि जैसे ही आम का सीज़न आता है वैसे ही जहाँ जहाँ पर भी आम, कच्चे आम फलते हैं वहाँ वहाँ पे वो पत्थर चला के झाड़ने लगते हैं। और आज से 20 साल 30 साल पहले जब मैं बहुत छोटा था, 40 साल पहले बच्चा था, तो उस समय भी मैं यही स्थिति देखता था। उस समय जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, अब उनके जो छोटे बच्चे जन्म होके पैदा हुए वो भी यही काम कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन उनको पेरेंटल एजुकेशन मिली, सोशल एजुकेशन मिली। मेरे एक भैया किसी एक बहुत अच्छी जगह से सिलीगुड़ी के पास से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे उस सिटी में सड़क के किनारे बाउंड्री थी, और बाउंड्री के अंदर में आम के फल लगे हुए थे और आम की डालियाँ बाहर झुक गई थी, लटके हुए थे आम, और आम टूट कर के नीचे भी गिर गए थे, लेकिन एक भी व्यक्ति उस आम को उठा नहीं रहा था। इसके बाद मैं एक बार गया दिल्ली, तो दिल्ली की जिस कॉलोनी में मैं गया, बहुत ही पतली संकरी सी कॉलोनी थी। मकान वहाँ पर भी बहुत ऊँचे थे, 5 मंजिले 7 मंजिले मकान थे, और दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में था, एकदम पतली सी गली थी, उसमें 2 कारें एक साथ पार हो जाएं तो जाम लग जाए। लेकिन वहाँ पे महंगे 20 लाख 40 लाख 1 करोड़ की कारें हर समय गुजरती ही रहती थी कि आपको वहाँ पे रोड आप पार नहीं कर सकते थे। हर समय वहाँ भी इतनी भीड़ थी, वहाँ भी महंगे महंगे दुकानें थी, और एक भी दुकान, उनकी बिक्री इतनी ज़्यादा थी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, और हर तरह के स्टॉल थे, फूड के स्टॉल थे, हर तरह की दुकान थी, ज्वेलरी थी, क्लिनिक थे, सब कुछ था। एक भी व्यक्ति वहाँ पर सड़क पर थूक नहीं रहा था। उसके बाद मैं वहाँ से जब लौटा अपने गांव, तो मैंने देखा कि हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति सड़क पे थूक रहा है, बच्चा थूक रहा है, औरतें थूक रही हैं। आप जा रहे हैं, आपके सामने से गुजरने वाला व्यक्ति अचानक से थूक देगा। आप बाइक चला के जा रहे हैं, उधर से कोई बाइक चला के आ रहा है, वो आपको देख करके जल रहा है, वो आपको परेशान करने के लिए आपके सामने थूक देगा। मतलब उसकी ज़िंदगी में अपना कोई काम नहीं है क्या? अपना कोई गोल नहीं है, अपना कोई बिजनेस नहीं करना है, पैसा कमाने नहीं जाना है, इतना खाली है जीवन कि बस अब यही काम बचा है कि
किसको परेशान कर दें? अगर अपना कोई काम होता, अपना ध्यान रखे होते, अपना कोई बिज़नेस होता, तो इसकी ओर ध्यान नहीं जाता कि कौन जा रहा है, कौन पास हो रहा है। यहाँ तो व्यक्ति ड्राइविंग भी कर रहा है, कान में मोबाइल भी दबा रहा है और किसी को देख कर के थूक भी रहा है। तो भाई तुम्हारा अपना बिज़नेस कोई है कि नहीं? और वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं थूक रहा था। और वहाँ पे सड़क पे ना और मोहल्ले में ना लक्ष्मी एकदम ऐसे बरस रही थी। सड़क से ना सोना चांदी ऐसे उछल रहा था, धन बह रहा था, क्योंकि गंदगी नहीं थी, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष नहीं था, एक दूसरे से जलन नहीं थी। तो ये एजुकेशन, ये कंडीशनिंग कहाँ से आती है कि बच्चे आम को झड़ लेते हैं और कहीं पर सड़क पे पैसा भी गिरा हुआ है तो नहीं उठाएंगे। चीन में आप अपनी मोबाइल को कहीं पे छोड़ के चले जाइए रेस्टोरेंट में, 20 मिनट 1 घंटे बाद आइए, आपको आपकी मोबाइल वहीं पर मिलेगी। अमेरिका में चले जाइए, रात को घूम लीजिए कहीं पर भी, महिलाएं घूम ले रात को कहीं पर भी, क्या मजाल है कि कोई उन पे हाथ डाल दे या उनका जेवर लूट ले। ये जो कंडीशनिंग है कि बच्चे दूसरों का आम झाड़ लेते हैं और इस चोरी को चोरी नहीं समझते हैं बल्कि ढिठाई करते हैं, तो ये कंडीशनिंग कहाँ से आती है? सबसे पहले पेरेंट्स से आती है, सबसे पहले सोसाइटी से आती है। और सोसाइटी को अपनी गंदगी दिखाई नहीं पड़ती है, सड़क पर थूकना दिखाई नहीं पड़ता है। 3 लोग चलते हैं तो दाएं दाएं बाएं होकर के चलते हैं, अरे आगे पीछे से चलना चाहिए ना। आप 2-3 स्टूडेंट जा रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं, लड़के जा रहे हैं, आधी से ज़्यादा सड़क वो छाप लेते हैं। एक तो वैसे ही मिनी सड़क है, पतली सड़क है कि एक 4 चक्का गाड़ी पार हो जाएगी तो फिर पैदल चलने की जगह नहीं बचेगी। इसके बाद आप सड़क को गंदा करते हो, थूक देते हो। मतलब सफाई का कोई सेंस नहीं, कोई सिविक सेंस नहीं है। तो ये कंडीशनिंग चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। आगे आने वाले बच्चे भी आम झाड़ेंगे और सड़क पर थूकेंगे। उनको कोई भी नहीं सिखाएगा कि साफ़ सुथरा रहना चाहिए। थूकने से गंदगी फैलती है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, घिन आती है। और सड़क पर कैसे चलना चाहिए, मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जीवन में कोई गोल नहीं है। अब जिनके दादा परदादा टीचर थे, माँ बाप टीचर हैं, तो वो बच्चा स्वाभाविक है कि पढ़ेगा लिखेगा, कंपटीशन की तैयारी करेगा। जिसके बाप दादा ड्राइवर थे, बस में ड्राइवर थे, ऑटो के ड्राइवर थे, उसका बेटा भी क्या करेगा? सब्जी ही बेचेगा, ऑटो ड्राइविंग ही करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कहाँ तक जाएगा। इसके बाद बात कर लें कि अवेयरनेस नहीं है, कि बहुत लोगों के जीवन में अवेयरनेस नहीं कि टाइम निकल रहा है। और इसके अलावा डिसिप्लिन, कि हाँ लोगों को ठीक है, मैंने गोल सेट कर लिया, मैंने भी सुना था, मेरे मास्टर साहब ने भी कहा था, सर जी ने भी कहा था, और मैंने एक जगह फेसबुक पर व्हाट्सएप में एक वीडियो भी देखा कि हाँ गोल होना चाहिए, मैंने गोल सेट कर लिया है, कि डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन है ही नहीं लाइफ में कि अब मैंने गोल सेट कर लिया तो उसके हिसाब से उस पर मुझे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे तक काम भी करना चाहिए। हमारे गांव से 2 लोग एसडीएम बन गए। तो वो जो बच्चे जिन्होंने एसडीएम का पोस्ट पाया, उनके जीवन में कितनी डिसिप्लिन रही होगी, गोल भी रहा होगा, क्लैरिटी भी रही होगी कि हाँ ये मुझे पाना है और इसके लिए मुझे कुछ किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और डिसिप्लिन सिर्फ गोल हो जाने से कुछ नहीं होगा। तो जिन लोगों के जीवन में दुख है, वेदना है, इसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि उनके जीवन में कोई गोल नहीं है, और अगर गोल है भी तो इतना डिसिप्लिन नहीं है कि वो उस पर कोई काम कर सके या लंबे समय तक काम कर सके। वैसे काम तो करना ही होगा, प्रकृति काम तो करवा ही लेगी। अगर आप बड़ा काम नहीं करेंगे तो फिर कोई छोटा काम करेंगे, करना तो पड़ेगा ना काम। शरीर, मन
इन दोनों की मजबूती ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे लोगों का शरीर मजबूत है लेकिन मन मजबूत नहीं है, तो उनको समझ में ही नहीं आएगी कोई बात। आप उनको कोई भी चीज़ सिखा ही नहीं सकते हो। किसी भी चीज़ को वो सहन नहीं कर सकते हैं, तुरंत रिएक्शन देंगे। और बहुत सारे लोगों का मन मजबूत होता है लेकिन शरीर कमज़ोर होता है। तो मन अगर किसी चीज़ को ठान भी लेगा ना, तो शरीर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि अब वो किसी काम को पूरा कर सकें। शरीर और मन इन दोनों को मजबूत बनाने के लिए शरीर से कसरत करनी चाहिए, काम धाम करनी चाहिए, घर का काम, बाहर का काम, मेहनत, मजदूरी, श्रम, कोई भी काम करने से डरना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई छोटा काम है। खेतों में भी काम करना चाहिए, घर की सफाई भी करना चाहिए, बाज़ार भी चले जाना चाहिए, कभी कभी पैदल और साइकिल पर भी बाज़ार जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग मुझे बाइक पर चलते हुए नहीं देखेंगे, कार पर चलते हुए नहीं देखेंगे, तो लोग मुझे सोचेंगे अरे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे सोचना छोड़ दो। दूसरी बात यह है कि मन को मजबूत बनाने के लिए कंसंट्रेशन का अभ्यास करो। जैसे एक मोमबत्ती या एक दिया जला लो, उसके लौ को देखो, लौ जलती रहेगी, उस पर त्राटक करो, उसको देखो। या फिर एक सफ़ेद रंग का पेपर ले लो, उसके बीच में ब्लैक या ग्रीन कलर से एक डॉट बना लो मटर के दाने के बराबर। 2.5 से 3 फुट की दूरी पर वो पेपर रख लो और उसको देखो। इससे आपका माइंड मजबूत होगा, कंसंट्रेशन और फोकस मजबूत होगी। और अपने गोल को लिख लो और एक प्लान बनाओ, रूटीन, और पूरी डिसिप्लिन से उस पर स्टिक रहो। आगे के वीडियो में हम आत्मा की मजबूती या आत्मा की ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। शरीर और मन पे हमने बात की है। आगे आने वाले वीडियो में हम आत्मा की मजबूती या आत्मा की ऊर्जा पर बात करेंगे। हरि हर।